नहीं मिल रहा है, ये कमी है, समझ गए। लेकिन पीडीएफ एप्लीकेशन पर है, समझ गए, हम डलवा चुके हैं। आइएगा, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सिलेबस, आधुनिक भारतीय इतिहास का सिलेबस। अगर हम सिलेबस की बात करें तो कुल मिलाकर के आधुनिक भारतीय इतिहास में 13 चैप्टर है। कुल मिलाकर के आधुनिक भारतीय इतिहास में जो है आपको 13 चैप्टर है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे सके। और जो आपको 13 चैप्टर है उसमें पहला है आपको, हाँ रिकॉर्डेड सेक्शन में मिल जाएगा जी, है सब चीज है, समझ गए, सब चीज है। तो अब देखिएगा आधुनिक भारतीय इतिहास का जो सिलेबस है उसमें पहला है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत के भीतर कई सारी यूरोपीय कंपनी जैसे पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, स्वीडिश, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, ये सभी यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ है। तो पहला चैप्टर में इन्हीं सब कंपनियों के विषय में हमें देखना है। फिर दूसरा चैप्टर है 18वीं सदी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज। 18वीं सदी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज, 18वीं सदी में कई सारे नए राज्यों का उदय हुआ जैसे बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद। इन्हीं सभी राज्यों के विषय में इस टॉपिक में हमें देखना है। फिर आपको बंगाल तथा अन्य क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार। अंग्रेज व्यापारी था, व्यापारी के रूप में आया, लेकिन बाद में जाकर अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार किया और बंगाल के बाद धीरे धीरे भारत के अधिकतर भूभाग पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया। तो बंगाल तथा भारत के जिन भी क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार किया है उन सभी चीजों के विषय में यहां पर हम लोग जानेंगे। और बंगाल तथा भारत के अन्य क्षेत्रों पर अधिकार करने हेतु अंग्रेजों ने कई सारे युद्ध लड़े हैं। उन युद्धों की चर्चा इसमें हम आपके साथ करेंगे। इसके बाद आगे है गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। अंग्रेजों ने जब बंगाल में अपने आप को स्थापित किया तो शासन प्रशासन चलाने हेतु अंग्रेजों ने बंगाल के गवर्नर का पद लाया। वही बंगाल का गवर्नर कालांतर में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। वही बंगाल का गवर्नर जनरल कालांतर में भारत का गवर्नर जनरल बना और वही भारत का गवर्नर जनरल कालांतर में भारत का वायसराय बना। तो इस चैप्टर में हम लोग रॉबर्ट क्लाइव से लेकर, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने हैं, वही भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक ने जो इस पद को सुशोभित किया है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर है 1857 की क्रांति तथा अन्य जन आंदोलन। 1857 में सिपाहियों ने विद्रोह किया जिसे 1857 का सिपाही विद्रोह हम लोग कहते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह के अलावा छोटे छोटे आंदोलन हुए, छोटे छोटे विद्रोह हुए जैसे कि आपको खोंड विद्रोह, मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह, फिर फकीरों का विद्रोह, चुआरों का विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और भी बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह हुए। तो उन विद्रोहों को भी यहीं पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इसी चैप्टर में। इसके बाद आगे है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। जब अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ तो अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए ही सही लेकिन भारत में शिक्षा का आरंभिक विकास अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया। तो अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में शिक्षा का विकास किया गया, अंग्रेजों ने जो कई सारे विद्यालय स्थापित किए और जब अंग्रेजों ने भारतीयों को शिक्षित करने के लिए कई सारे विद्यालय स्थापित किए तो इससे भारतीय राजनेता भी प्रभावित हुए। उन लोगों के द्वारा भी, भारतीय समाज सुधारकों के द्वारा भी कई सारे विद्यालय की स्थापना की गई। उन चीजों के विषय में यहां पर हम लोग देखेंगे। फिर आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, मीडिया का विकास, मीडिया का विकास, प्रिंटिंग मीडिया, समाचार पत्र सबका विकास। तो आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, मीडिया का विकास कैसे हुआ, कौन समाचार पत्र थे, नहीं थे, किसके द्वारा शुरू किए गए, नहीं शुरू किए गए, कब शुरू
गए, किस भाषा में छपता था, जैसे कि बहुत सारे समाचार पत्र है, जैसे अमृत बाजार पत्रिका हो गया। इसके बाद आपको और भी कई सारी पत्रिकाएं हैं। अमृत बाजार पत्रिका के बाद आपको केसरी और मराठा हो गया, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया हो गया, हरिजन हो गया। ये सभी पत्र पत्रिकाओं की चर्चा यहां पर हम आपके साथ करेंगे। इसके बाद आगे है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। चैप्टर नंबर 8 में है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो भारत के भीतर आधुनिक काल में हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, पारसी धर्म में सुधारवादी आंदोलन चलाए गए, जैसे हिंदू धर्म में राजा राम मोहन राय के द्वारा, इस्लाम धर्म में सर सैयद अहमद खां के द्वारा, पारसी समाज में या पारसी धर्म में दादा भाई नेरोजी के द्वारा। इन लोगों के द्वारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हम लोग राजा राम मोहन राय से लेकर के दादा भाई नेरोजी तक की चर्चा एक एक करके करेंगे। इसके बाद कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठन, आप सभी जानते होंगे कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है और 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन था, लेकिन कांग्रेस से पहले और भी कई सारे राजनीतिक संगठन स्थापित हुए। तो कांग्रेस से पहले और भी कई राजनीतिक संगठन, जैसे कि आपको लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता एसोसिएशन जैसे राजनीतिक संगठन स्थापित हुए। तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व मतलब 1885 से पहले जितनी भी भारत के भीतर राजनीतिक संगठन स्थापित हुई है, चाहे वह लैंड होल्डर सोसाइटी हो या कलकत्ता एसोसिएशन हो, इसके विषय में हम लोगों को जानना है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 पर आएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद जाकर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, उन परिस्थितियों को हम लोग जानेंगे। और कांग्रेस की स्थापना के बाद आपको कांग्रेस के नेतृत्व में 1885 से 1947 ईस्वी तक लगातार आंदोलन चलाए गए, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग कहते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद हम लोग का जो अगला चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 11 राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें कांग्रेस के नेतृत्व में 1885 से 1947 के बीच जो भी घटनाएं घटित हुई है, उन घटनाओं को देखेंगे। और 1885 से 1947 की घटनाओं को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण में 1885 से 1905, तो 1885 से 1905 के बीच जो घटनाएं घटित हुई है उसको हम लोग प्रथम चरण में, इस अवधि के दौरान कई सारी घटनाएं घटित हुई है, तो उन घटनाओं को पढ़ेंगे। और इस अवधि के दौरान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर कांग्रेस पर उदारवादियों का पकड़ बना रहा था, जिस वजह से इस अवधि को हम लोग उदारवादी काल भी कहते हैं। फिर द्वितीय चरण 1905 से 1919, इस अवधि के दौरान आपको उग्रवादियों का पकड़ बना रहा था, जिस वजह से इस अवधि को उग्रवादी चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उग्रवादी चरण। और इसके बाद तृतीय चरण 1919 से 1947, इस अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर गांधी जी छाए रहे, जिस वजह से इस अवधि को हम लोग गांधी युग भी कहते हैं। और आप ध्यान में रखिएगा, इस अवधि के दौरान यानी 1885 से 1947 तक कांग्रेस के नेतृत्व में जो हुआ उसको तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ कांग्रेस से इतर यानी कांग्रेस से अलग भी अगर कोई घटना घटित हुई है तो उन घटनाओं को भी एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और अंततः 1947 ईस्वी में भारत को आजादी मिली, तो वहां तक देखेंगे। फिर भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास मतलब भारत में संविधान का निर्माण हेतु क्या हुआ नहीं हुआ, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत के लिए संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है, और संविधान सभा ने जो भारत के लिए संविधान का निर्माण किया है, उस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के संस्तुति के आधार पर हुआ है। और कैबिनेट मिशन योजना
1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का आगमन हुआ था और कैबिनेट मिशन योजना के संस्तुति पर ही संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। उसी संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। तो इन चीजों को यहां पर हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ यहीं पर हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक की भी चर्चा करेंगे। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद का भारत, मतलब 1947 के बाद का भारत, 1947 के बाद भारत में क्या हुए नहीं हुए, तो 1947 के बाद भारत में, 1947 के बाद सबसे पहले तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या कर दी गई। फिर आपको फूनान आंदोलन हुए, फिर आपको जनसंघ की स्थापना हुई, भारतीय जनसंघ की आज के डेट में बीजेपी कहलाती है। फिर आपको भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। फिर आपको भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ। फिर 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। फिर आपको ताशकंद समझौता हुए 1966 में। इसके बाद 1971 में फिर से भारत पाक युद्ध हुआ। 1975 में आपातकाल लागू हुए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद 1991 ईस्वी में रूस का विघटन हुआ और भारत में वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया। तो इन सभी चीजों को, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है, उसको संक्षेप में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आधुनिक भारतीय इतिहास में कुल अगर आप गौर करेंगे तो कुल 13 टॉपिक है। आधुनिक भारतीय इतिहास में कुल मिलाकर के 13 टॉपिक है और आधुनिक भारतीय इतिहास में इस 13 टॉपिक को ही हम क्लियर करेंगे। और अगर आप इस 13 टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो आपका आधुनिक भारतीय इतिहास जो है कंप्लीट हो जाता है। आपका आधुनिक भारतीय इतिहास कंप्लीट हो जाता है।